आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले एक साथ, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। दोनों के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब वीडियो में 14 चैप्टर एंड हो जाए तो 15वां चैप्टर भी आप देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं रोहित रावल एक बार फिर से आपका हमारे साथ चैनल साई गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपके कंप्यूटर की सुरक्षा संबंधी टॉपिक, जो है साइबर सुरक्षा पर आधारित। यानी आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा वायरस, ठीक है। कंप्यूटर को जो वायरस से जो खतरा है उस संबंध में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कितने टाइप के वायरस होते हैं, क्या क्या वायरस नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको वायरस की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, आप कैसे अपने कंप्यूटर को और अपने इंपॉर्टेंट डेटा को सुरक्षित रख सकते हो, इस बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। ये टॉपिक है साइबर अपराधों का। जिस प्रकार से हमारे नॉर्मल जो अपराध होते थे पहले के टाइम में या अभी भी जैसे होते हैं, जैसे चोरी है, ठगी है। अब आपको कई बार खबर मिलती है कि बैंक के बाहर किसी ने पर्स चुरा लिया, किसी ने किसी बैग से पैसे गायब कर दिए, किसी को लूट लिया, कहीं डकैती हो गई। तो इस प्रकार के जो आम अपराध है, ठीक है, फ्रॉड है, 420 है, ठीक है। तो इसी प्रकार के आम अपराध जो हो रहे हैं अभी मैनुअली, कि व्यक्ति कोई भी अपना बैग चुरा के मैनुअली जा रहा है, पुलिस उसको पकड़ लेती है या नहीं पकड़ती। तो इस प्रकार के अपराध जो हो रहे हैं वो मैनुअल अपराध है। इसी प्रकार से यही अपराध अगर वो इंटरनेट में घुस के होने लगे, या आपके कंप्यूटर में घुस के कोई व्यक्ति आपका पैसा चुरा रहा है, या बैंक से कोई फ्रॉड कर रहा है, या आपका पैसा बैंक से उसने इंटरनेट के माध्यम से गायब कर दिया, ठीक है, तो इस प्रकार के जो अपराध है वो साइबर अपराध कहलाएंगे। उसी के लिए हमें साइबर सुरक्षा तंत्र की जरूरत होती है, जैसे वायरस है वगैरह है, वो इसी सब का प्रकार जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलो हम उसी को चालू करते हैं। अब साइबर थ्रेट में सबसे पहला आता है मेलवेयर, ठीक है। मेलवेयर का मतलब क्या होता है? मेलवेयर में 3 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला है वायरस। वायरस का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम होता है। वायरस एक बेसिक प्रोग्राम है जो कि किसी भी कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है। वायरस जब आपके कंप्यूटर में घुसता है तो वो स्वयं की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी यानी रेप्लिकेटेड कॉपीज़ बनाता है। मतलब वैसे ही वैसे 2 फोल्डर आपको दिखेंगे, आप पेन ड्राइव हो या आपका कंप्यूटर फोल्डर हो, अगर आपको सेम फोल्डर 2 दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका 100% आपके कंप्यूटर में वायरस है। वायरस लगातार अपनी प्रतिकृति बनाता रहता है और जो आपका ट्रैफिक है, ठीक है, उसको जाम कर देता है, जिससे आपके कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड धीमी हो जाती है। इस प्रकार से वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो मेलवेयर में पहला प्रकार है वायरस। दूसरा है इसमें ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में प्रवेश करवा दिया जाता है, घुसा दिया जाता है, जो कि चुपके से वायरस पर या किसी भी अन्य प्रकार के मेलवेयर को डाउनलोड करता रहता है। यानी वो प्रोग्राम वायरस को डाउनलोड करने में सहायक है, खुद वायरस नहीं है, लेकिन उसको वायरस को एंट्री करवाने में सहायक है। उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ये भी मेलवेयर का एक टाइप है। तीसरा है स्पाईवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखता है, यानी कि जासूस का काम करता है। जैसे स्पाई का मतलब ही होता है जासूस। तो आपके कंप्यूटर में वो प्रोग्राम इंस्टॉल होकर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है, यानी आप कौन सी वेबसाइट खोल रहे हो, क्या क्या ब्राउज कर रहे हो, क्या क्या डेटा आप देख रहे हो, ठीक है। इसी के अंदर स्पाईवेयर का एक और रूप है जो की लॉगर के रूप में जाना जाता है। की लॉगर क्या है कि आपकी सारी की स्ट्रोक होती है, जो भी की स्ट्रोक बोले तो जो भी आपने कीबोर्ड से बटन दबाया उस सब का रिकॉर्ड रखता है। यानी आपने कोई पासवर्ड दबाया है, किसी का आईडी दबाया, पासवर्ड दबाया, तो वो सारा रिकॉर्ड रखता है कि आपने कौन सा पासवर्ड दबाया, पहला कौन सा की दबाया, ए दबाया, बी दबाया, जेड दबाया, हैश दबाया, 1 2 3 दबाया। तो ये सारे पासवर्ड जो भी होते हैं वो सारे रिकॉर्ड करता है एक फाइल में। उसके बाद जिसने भी इसको भेजा है, इस वायरस को, यानी कि स्पाईवेयर को, जिसने भी इस मेलवेयर को जिसने भी भेजा है ना, उसको वापस ये इन्फॉर्मेशन मेल के जरिए आपके कंप्यूटर से सीधी सेंड करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको मेल दिखेगा भी नहीं। और जो भी हैकर है या जो भी जिसने भी ये वायरस और स्पाईवेयर और जो भी की लॉगर भेजे हैं, उसी को आपके कंप्यूटर की जानकारी भी उसको वापस मेल के रूप में भेजता है। उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। अब जो साइबर थ्रेट का अगला प्रकार है वो है फिशिंग। फिशिंग हमले में क्या होता है? फिशिंग अटैक में आमतौर पर आपको एक ईमेल के जरिए एक लिंक भेजा जाता है, उसमें फिर आपको अपनी जानकारी भरने के लिए बोला जाता है। फिर आप जैसे ही आपकी जानकारी भरते हो, पासवर्ड है, नाम है, जन्म तारीख है, पिन है, तो वैसे ही आपके कंप्यूटर पर अटैक उसका हो जाता है। उस पर आपका जो भी साइबर हैकर है या साइबर जो क्रिमिनल है उसका एक्सेस आपके कंप्यूटर पर हो जाता है, और वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है वो चुरा के उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कोई भी अनऑथेंटिकल ईमेल हो जो आपको लगता है कि आपके जो मिलने वालों ने नहीं भेजा है या कोई ऑथेंटिक कंपनी का नहीं है, तो आप उसको कतई नहीं खोलें।
और किसी भी लालच में या कैसे प्रलोभन में या कोई ऐसी जानकारी के प्रलोभन में भी ऐसे ईमेल नहीं खोले कि जो आपकी जानकारियों को एक्सेस करके उसका दुरुपयोग कर सके। अगला पॉइंट है साइबर पासवर्ड हमले। पासवर्ड अटैक में क्या होता है, कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, ईमेल खाते या बैंक के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है और आपका पासवर्ड जो है वो क्रैक किया जा सकता है। यानी कि जो आपका पैटर्न है पासवर्ड का, उसको एस्टिमेट करके वो उसको एक्सेस कर लेता है, तो आपके ईमेल खाते या आपके बैंक को ऑनलाइन जुड़ के वो उसमें से भी पैसे आपके चुरा सकता है, यानी उसका भी मिसयूज कर सकता है। इसलिए आपको ये भी सलाह दी जाए, कई बार आप ऐसे आसान पासवर्ड नहीं रखें जो कि किसी के लिए भी ईजी हो एक्सेस करना। यानी कोई भी आपका एस्टिमेट रख लेवे कि आमतौर पे आपका एक ही पैटर्न का आप यही पासवर्ड रखते हो। अक्सर लोग अपना नाम और जन्म तारीख रखते हैं, तो एक जो हैकर्स होते हैं वो आपका नाम वाम इन फॉर्मों के जरिए पता कर लेते हैं। आपको कहीं फॉर्म भरवाते हैं तो वो एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि आपका नाम रमेश है तो रमेश @123 होगा, या रमेश की डेट ऑफ बर्थ 6/5/85 होगी। तो इस प्रकार के लोग एस्टिमेट लगा लेते हैं। और कई बार वो अपने लॉगिन में भी जब आपको एंट्री देते हैं कि आप हमारे इस वेबसाइट को खोलने के लिए आपका एक लॉगिन बनाना पड़ेगा, आप उसमें पासवर्ड दो, यूज़र आईडी दो, तो ये जो हैकर है, पासवर्ड हैकर्स है या फिशर वाले हैं, ये आपके जो पैटर्न को ध्यान में रखते हैं कि आप लोगों का हमेशा यही पासवर्ड रहता है, तो वो आपके जो बैंक खाता है ना, जो आपका जिसमें आपका पैसा जमा है, तो उसमें भी उसी पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। और कई बार उनका एस्टिमेट सही भी निकल जाता है, जिससे वो कई लाखों रुपए की ठगी भी हो जाती है। अगला साइबर थ्रेट है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसमें हमलावर जो है आपके कंप्यूटर में इतना डेटा ट्रैफिक भेज के आपके सिस्टम को इतना धीमा कर देते हैं और फिर उसको एक्सेस करने में वो कामयाब हो जाते हैं। इस प्रकार के साइबर हमले को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आपको ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी में रखना चाहिए आपके सिस्टम को, और जो भी आपके जो सॉफ्टवेयर है वो ऑथेंटिक अपलोड करें और साथ में उसको समय समय पर अपडेट करते रहे, ताकि अपडेट से क्या होगा कि उनका सिक्योर सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो ये इसमें इसका तरीका है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो साइबर थ्रेट है वो है मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग जैसा आपको जैसे साउंड कर रहा है एडवर्टाइजिंग जैसे, तो एडवर्टाइजिंग जैसा ही आपको लग रहा है, तो इसमें इससे एडवर्टाइजिंग से लिंक है कि इस प्रकार के साइबर हमले में क्या होता है कि जो हमलावर होता है वो एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करता है और विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापन को अपलोड कर देते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं और जैसे ही आप उस विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करते हैं, तो एक मेलवेयर जो होता है वो आपके मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। मेलवेयर मतलब वही वायरस टाइप। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो कॉमन सेंस का उपयोग करें और ऐसे कोई भी एडवर्टीजमेंट या लोक लुभावने, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे विज्ञापनों पे आप क्लिक नहीं करें जो कि आपको मुफ्त में सामान देने का वादा करते हैं, या जिसको आपको स्कीम को समझना मुश्किल है कि कोई फ्री में क्यों देगा। आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी इसमें यूज़ करना चाहिए कि जो ऑफर है ही नहीं वो आपको ऑफर कैसे दे सकता है, कोई चीज़ फ्री में दे सकता है, कोई चीज़ लाखों रुपये की चीज़ 1 रुपये में बेच सकता है। तो ऐसे आपको ऐसे लोग लुभावने प्रलोभन से आपको बचना चाहिए, जिससे आप इससे सुरक्षित रह सके। कई लोग इस टाइप के एडवर्टीजमेंट करके भी ये वायरस आपको भेजते हैं, वायरस प्रोग्राम भेजते हैं, ठीक है। इसके साथ भी आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपने एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें और वो भी अपडेट समय समय पर करते रहे। तो ऐसे जो एडवर्टीजमेंट से वायरस भेजने वाले जो है मेलवेयर को, उसको मेलवर्टाइजिंग कहते हैं। अगला जो है अपना बिंदु है साइबर थ्रेट है, वो है सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध। यानी कई बार क्या होता है कि हैकिंग भी हो जाती है, यानी आपका जो सिस्टम है, आपका जो नेटवर्क है, उसमें अनाधिकृत रूप से हैकर जो है, यानी जो ये करने वालों को हैकर बोलते हैं, वो आपके पूरे नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। कई बार आपका कंट्रोल भी नहीं रहा, आपके पासवर्ड से नहीं खुलेगा, लेकिन हैकर ने अपने पास लेके कंट्रोल में उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया और वो फिर आपके नाम से जो भी उसमें करना चाहे हेरा फेरी, वो आपके बैंक हो या आपका फेसबुक अकाउंट हो, उसमें कुछ भी हेरा फेरी आपके कर सकता है। तो ऐसा भी होता है, इसको हैकिंग भी बोलते हैं। अब कई हैकिंग लीगल भी होती है, जैसे कई हैकिंग के कोर्स भी होते हैं, वो लीगल रूप से करने के लिए होते हैं, यानी इन अपराधियों से लड़ने के लिए। हर पुलिस डिपार्टमेंट भी एक प्रकार से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अलग होता है, जहाँ पे ऐसे ऐसे हैकर होते हैं, वो लीगल हैकिंग करते हैं, मतलब वो इसको तोड़ने का काम करते हैं कि किसी ने हैकिंग कर रखी है तो उससे आपके कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट रखना है। अगला जो है वो है सेशन हाईजैकिंग। अब हाईजैक करना आपको भी पता है कि हाईजैक का मतलब ही होता है अपने कब्जे में लेना। तो ये ऐसा है कि आप किसी वेबसाइट पे आपका सेशन चल रहा है, मतलब आपने किसी पे लॉगिन किया हुआ है, तो उसमें आपका कनेक्शन हुआ है कि आपने पासवर्ड दे दिया और आपका लॉगिन है। अब वो चलते आपके एक्सेस को, पासवर्ड आपको पता है, आपके एक्सेस को उनके कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ऐसा भी इस पर हमला होता है और वो फिर अपने हिसाब से उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर उसका वो एक्सेस आप अपने हिसाब से नहीं खोल सको तो वो हाईजैकर के हाथ में उसका पूरा आईडी आ जाता है। तो इस प्रकार की भी हैकिंग होती है कि जब आप कहीं किसी बैंकिंग में ऑनलाइन बैंक कर रहे हो तो वो हैकर आपके कंप्यूटर पर नज़र रख रहा है और वो सीधा उसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब आपको लगता है आपने लॉग आउट कर दिया, आप निकल के, लेकिन वो उसके कंट्रोल में अभी भी चालू ही है, आपने भले बंद कर दिया हो,
लेकिन वो नेट बैंकिंग उसके कब्जे में चालू है और वो अपने हिसाब से उस पर जो भी ट्रांजेक्शन चाहे वो कर सकता है। अब इसमें साइबर थ्रेट का आखिरी जो प्रकार है वो है डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस पॉइजनिंग में क्या होता है, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर में क्या होता है, डोमेन नाम जैसे कोई भी नाम हो www.rkcl, ठीक है, इसको कंप्यूटर और रूटर को समझने वाली भाषा आईपी एड्रेस में तब्दील कर दिया जाता है और उसके बाद डीएनएस पॉइजनिंग द्वारा इस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है जिससे ट्रैफिक किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। मतलब आप सही जा रहे हो, आप नाम टाइप कर ले, उसके मिलता जुलता उसको डोमेन को कंफ्यूज किया जाता है जिससे वो आपका ट्रैफिक पूरा का पूरा वो उस हैकर के उधर चला जाता है, तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है इस प्रकार से भी। अब इस प्रकार से साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको जब भी आप ब्राउजिंग करते हो या वेबसाइट खोलते हो तो आपको कुछ सामान्य सावधानी रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहला ये कि आप जो वेबसाइट खोल रहे हो उसका जब वेबसाइट वेब एड्रेस पे लिखते हो तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आपने लिखा myrkcl.com तो वहाँ उससे पहले HTTPS लिखा हुआ आना चाहिए। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन इसके पीछे एस आता है HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर प्रोटोकॉल है, मतलब आप सही नेट पे वेबसाइट खोल रहे हो वो आपकी वेबसाइट सिक्योर है। या फिर उसके अलावा एक पैडलॉक, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये जो RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखा है उसका एक ताला ताला निशान दिया है, उसको बोलते हैं पैडलॉक। और ये आपके जो वेबसाइट के पहले है HTTPS लिखा है तो ये इसका प्रोटोकॉल है। तो ये अगर हो तो इससे माना जा सकता है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। अगर ये नहीं है तो आपके वेबसाइट से पहले, वेबसाइट खोलने से पहले उसकी सुरक्षा की जांच कर लेनी चाहिए कि वो सिक्योर है या अनसिक्योर है। बाकी अगर ये पैडलॉक हो और HTTPS हो तो ये मतलब सुरक्षा का पूरा आपने मतलब सबूत हो जाता है कि ये सुरक्षित वेबसाइट है। उसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो वेबसाइट एड्रेस लिखा है और वेब एड्रेस लिखने के बाद आप एंटर करते हो और वेबसाइट खुलती है तो वो दोनों सेम है या बदल गया। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने ebay.com लिखा, जो ऑनलाइन वेबसाइट है EBAY, ठीक है, और आपने जब भी उसको लिखा सही, टाइप सही किया, एंटर किया, उसके बाद वास्तव में जो खुली है वेबसाइट वो दूसरा नाम उससे मिलता जुलता है, यानी EEBAY, थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजेस कर दिया तो वो अनाधिकृत वेबसाइट हो सकती है जो आप किसी हैकर के हाथों में जा सकते हो। इसी प्रकार से कई, मैंने कहा प्रलोभन, जैसे कोई वित्तीय निवेश है, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कोई ज़्यादा ब्याज देने का लालच है, तो इस प्रकार के या कोई प्रोफेशनल एडवाइस आपको उसमें बताई जा रही है कि हमारी सलाह से ये खरीदो, ये बेचो, शेयर मार्केट जैसे एडवाइस है, तो उनसे भी बचना चाहिए, वो भी आपको धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी वेबसाइट है, कई नौकरी वाली वेबसाइट भी है जो कि आपको रिक्वायरमेंट के बहाने आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाती है कि इस नौकरी का है, फॉर्म यहाँ भरो, 400 रुपये इसकी फ़ीस भरो एग्ज़ाम की, तो उनसे भी आपको बचना चाहिए कि वो भी कई लोग फ्रॉड होते हैं। जो कई लोग जो है विज्ञापन, नौकरियों के नाम पे विज्ञापन दे के लोगों से पैसा बटोरते हैं। तो इस प्रकार से आपको फ्रॉड से बचना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए, मतलब सुरक्षित वेबसाइट्स का ही भरोसा करें जिसके ऊपर HTTPS या पैडलॉक लिखा हुआ हो। और सबसे प्रमुख, आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बढ़िया एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को किसी भी बाहरी वायरस के खतरे से आपको सुरक्षित करता है। जो किसी भी प्रकार का मेलवेयर या वायरस या ट्रोजन हॉर्स, ये किसी भी प्रकार के जो हमले से आपकी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, तो एंटीवायरस इसके लिए सहायक रहता है वायरस से बचने के लिए। अब हम समझेंगे मेलिंग एथिकेट्स। मेलिंग एथिकेट्स मतलब क्या होता है कि आप जो ईमेल भेजते हो उसमें कुछ शिष्टाचार की जरूरत होती है। वो क्या शिष्टाचार है जिससे आप ईमेल भेजो? तो सबसे पहले आप जो भी ईमेल भेज रहे हो तो जिसको आप भेज रहे हो उसको अपना परिचय सबसे पहले जरूर देवे, और जो भी सब्जेक्ट लाइन है, आप किस विषय पे ईमेल भेज रहे हो उसका जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए, कि क्लियर होना चाहिए क्या सब्जेक्ट है आपके ईमेल का। और जो उसको जो भी आपको लिखना है उसको थोड़ा संक्षेप में लिखना चाहिए, ज़्यादा बड़ी रामायण नहीं लिखनी चाहिए, शॉर्ट में लिखना चाहिए। और एक जो ईमेल है, जो आपने सब्जेक्ट लिखा था, आपको उस ईमेल में उसी की संक्षिप्त में चर्चा करनी चाहिए सारे तथ्यों के साथ, मतलब बहुत सारे टॉपिक मिक्स नहीं करने चाहिए। और जब भी आप ईमेल भेजो तो आपके जो लिखावट का जो टोन है ना, वो आप जरूर ध्यान रखिए कि उस समय व्यक्ति आपके सामने फेस टू फेस नहीं है कि आपके हाव भाव एक्सप्रेशन देख सके, तो वहाँ टोन आपका काफ़ी मैटर करता है कि आप जो लिखने की आपकी भाषा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव टोन होना चाहिए। किसी भी गलत टोन से दूसरा व्यक्ति बुरा मान सकता है। और जब भी कोई रिप्लाई करना हो तो उसमें एक रिप्लाई टू ऑल का भी बटन होता है, तो वो आप नहीं करें। जिसने भेजा आप उसको व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करें,
अगर सभी को रिप्लाई करने की जरूरत है तो रिप्लाई ऑल का क्लिक करें। और जो भी आप लिखावट में अक्सर जो प्रयोग करते हैं लेटर्स, वो सारे कैपिटल लेटर प्रयोग नहीं। कई लोगों की आदत होती है कीबोर्ड में कैप्स लॉक होता है जिससे सब कैपिटल लिखा जाता है, तो वैसा नहीं कि नॉर्मली लिखे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं, बाकी सारे स्मॉल, जो सेंटेंस का है प्रारूप उसी में। और अगर आपका कंपनी का मेल आईडी है, जिस कंपनी में आप काम करते हो या कंपनी की वेबसाइट से, तो उससे हमेशा ऑफिशियल मेल ही भेजें, उससे कभी भी कोई निजी मेल नहीं भेजे। निजी मेल के लिए आपका जो पर्सनल गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, याहू अकाउंट है, उसी को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आपके कंपनी के मेल की हमेशा निगरानी होती है कि वो कंपनी के उद्देश्य से होते हैं, तो वहाँ आपकी कोई भी निजी जानकारी शेयर नहीं करें। और जो भी आप लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग, ग्रामर की चेकिंग अवश्य करें, क्योंकि गलत स्पेलिंग या ग्रामर आपके इंप्रेशन को गिरा सकते हैं। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखेंगे तो ईमेल में काफ़ी आसानी रहेगी। उसके अलावा ईमेल में कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप किसको ईमेल भेज रहे हो तो टू में उसका एड्रेस लिखा जाएगा जिस व्यक्ति को आप ईमेल भेज रहे हो, यानी टू में आपको उन्हीं लोगों का नाम लिखना है जितने लोगों को आप ईमेल भेजना चाह रहे हो, जिनसे आप जवाब की उम्मीद रखो। दूसरा है सीसी, उसके नीचे कॉलम होता है सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी आप उससे संबंधित कॉपी किन की जानकारी में रखना चाह रहे हो कि उनके लिए ये जानकारी होना जरूरी है, भले आप उनसे रिप्लाई की उम्मीद नहीं रखो, तो उनको सीसी में डालना है। जिनको इस ईमेल के जो आपका कम्युनिकेशन है उसकी जानकारी होना आवश्यक है, उन लोगों को सीसी में रखना है। और जो बीसीसी है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें आप ऐसे लोगों को जो जिनको रखेंगे वो टू और उनको नहीं दिखेगा, यानी किसी को पता नहीं चलेगा बीसीसी में आपने किसको रखा है। अब हम पढ़ते हैं सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ आईटी, यानी कि आईटी के अंदर सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलू। आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि सारा जमाना आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आईटी के जीवन में हम सब काम कर रहे हैं, घरों में, ऑफिसों में, सामान्य स्टोर्स में, बड़े बड़े संगठनों में, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, हर जगह सब सिस्टम आईटी से यानी कंप्यूटर पे आधारित सिस्टम का ढांचा बन चुका है। तो इसमें अभी आपको जैसे बताया, किसी प्रकार से गैर कानूनी जो है लोग वो इसमें सेंध कर सकते हैं या हाईजैक है, साइबर क्राइम कर सकते हैं, तो उसी को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला कानून अपना है इसी से संबंधित, इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए, उसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इंडियन एक्ट 2000, यानी इंडियन आईटी एक्ट, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। तो ये कानून इसी के खिलाफ अपराधों को पहचान कर उन अपराधियों को दंड देने का अधिनियम है। उसके अलावा कॉपीराइट का मतलब आपका जो कंटेंट है या आपकी जो सामग्री है कोई दूसरा आपकी बिना परमिशन के चुरा लेवे, जैसे कोई वेब कंटेंट है कि आपने कोई वीडियो बनाया, वैसा का वैसा वीडियो वो बना देवे, तो उसको बोलते हैं आईटी के अंदर कॉपीराइट एक्ट। तो दूसरा इसका अधिनियम है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, जो ये निर्धारित करता है कि किसी ने आपकी परमिशन के बगैर अगर आपकी कॉपी कोई चुराई है या इलीगल उसको कोई प्रेषित की है, तो वो एक पनिशमेंट यानी पनिशेबल अपराध है, जिसके लिए ये कॉपीराइट एक्ट बनाया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की आंसर की, जो है इसी संबंध में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में विस्तार से सोचते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है असेसमेंट में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। तो इसका आपने पढ़ा था फिशिंग जो है इसमें आपसे ये जानकारी मांगी जाती है, तो इसका राइट आंसर है बी, फिशिंग। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है फिशिंग के अलावा बाद में सेकंड क्वेश्चन वो अपन पढ़ते हैं, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको सिक्योर वेबसाइट के अंतर्गत बताया था इसी टॉपिक में कि आप कोई भी सेफ किस वेबसाइट को मान सकते हो, तो आप डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पहला ए ऑप्शन दिखा है, जिन वेबसाइट पर एड्रेस की शुरुआत HTTP से नहीं होती, ऐसा नहीं है, ऊपर में से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही है कि जिसके शुरुआत जो है HTTPS से होती है और लास्ट में पैडलॉक भी होता है शुरू में, तो पैडलॉक और HTTPS हो वो वेबसाइट सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसमें स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये तीनों मेलवेयर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है, तो ये तीनों मेलवेयर का उदाहरण है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। यानी मेलवेयर के 3 टाइप है, स्पाईवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स, तो इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपका पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये फिशिंग है,
जो फिशिंग अपन ने पढ़ा था ना, उसमें ये जानकारी आपसे मांगी जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो फिशिंग होता है उसमें ये जानकारी मांगी जाती है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो वो आपको बता स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब ही जासूस होता है, उसे आप याद रख सकते हो, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ऐसा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होता है जो फिर आपके हर दिए हुए पासवर्ड पे नज़र रखता है। आप कौन सा वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो, क्या क्या डेटा देख रहे हो, उन सब पे नज़र रखता है। तो वो इसमें सही होगा स्पाईवेयर। आप अगर वीडियो आपने शुरू में नहीं देखा तो पूरा आप उसको ध्यान से देखिए, इन सब चीज़ों का मतलब आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? मेलवेयर का कार्य कौन सा नहीं है? इसका होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस। आपको पता है तीनों मेलवेयर के उदाहरण हैं। मेलवेयर मतलब वही वायरस का प्रकार। और इसमें एंटीवायरस का सही जवाब होगा, क्योंकि एंटीवायरस वायरस का उल्टा होता है। वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में वायरस को प्रवेश होने से रोकता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, एंटीवायरस। यानी वायरस की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपकी चाही गई वेबसाइट पर आपको ले जाया जाता है? तो इसमें है DNS पॉइजनिंग सिस्टम, जिसके अंदर आप कोई वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, आपको उनके द्वारा साइबर हैकर्स के द्वारा किसी और वेबसाइट पे ले जाया जाता है। तो इसका जवाब है DNS पॉइजनिंग सिस्टम, जो कि IP एड्रेस को ही कंफ्यूज कर देते हैं कि वो आपका जो साइट का ट्रैफिक है वो किसी और वेबसाइट पे ले जाता है जो इनके द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार है? कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार है? वो है फिशिंग। फिशिंग एक साइबर अटैक का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है? तो साइबर अटैक ये उपरोक्त सभी है, पासवर्ड अटैक, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ABC, ये इसमें तीनों आएंगे साइबर अटैक में, कैटेगरी में तीनों आएंगे, उपरोक्त सभी। चलो इसके साथ हम चैप्टर नंबर 15 के असेसमेंट भी इसी में पढ़ेंगे। 14-15 की एक ही आंसर की है। तो जो आपका 15वां असेसमेंट है उसके आंसर की पढ़ेंगे, उसका नाम है कंप्यूटर का प्रबंधन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। पहला जो प्रश्न है 15वें असेसमेंट में, विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है? तो वो है फोल्डर लॉक। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, फोल्डर लॉक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें लिखा गया यह चित्र क्या दर्शाता है? तो ये चित्र जो है, आपको जो कंप्यूटर में विंडोज में आप अकाउंट बनाते हो, यूजर अकाउंट, वो मैनेज करने का फोटो दिख रहा है आपको, जिसमें आप एक से अधिक खातों का प्रबंधन कर सकते हैं। मतलब आप आपके कंप्यूटर में यूजर अलग अलग बना सकते हो। कंप्यूटर एक ही है, आप अगर घर में 2-4 व्यक्ति इस्तेमाल करने वाले तो आपके हिसाब से कस्टमाइज डेस्कटॉप खुलेगा। आपके यूजर ID पासवर्ड से आप आपका डेस्कटॉप खोल सकते हो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एक से अधिक खातों का प्रबंधन करना। इसमें जो फोटो दिख रहा है उसमें वही दिख रहा है कि आप फैमिली मेंबर एक से अधिक लोगों का अकाउंट, यूजर अकाउंट बना सकते हो, जिससे आप अपना कंप्यूटर खोल सको। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प है? तो विंडोज 10 में ये उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प है, जिसमें विंडोज स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हो, इंटरनेट से भी इंस्टॉल कर सकते हो, या आप मैनुअली CD या DVD डालकर आप कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन सी है कि दिए गए सभी जो विकल्प है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न, दिए गए चित्र में किस का प्रोसेस दर्शाया गया है? तो आप देख पा रहे हो ये एक आउटलुक का है, जिसमें आपको ईमेल भेजने के लिए दिया गया है। न्यू ईमेल पे आपका कर्सर है, आप इसको देख पा रहे हो कि ये न्यू ईमेल पे कर्सर है। तो ये जो है न्यू मेल करना, यानी आपको कोई भी नया ईमेल भेजना हो तो उसके संबंध में ये चित्र दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, न्यू मेल करना, क्योंकि न्यू ईमेल पे इसका कर्सर है, तो आप इससे नया ईमेल भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हम देख पा रहे हैं
दिए गए चित्र में क्या दर्शाता है। तो आप देख रहे हो दिए गए चित्र में रिप्लाई टू ऑल फॉरवर्ड लिखा हुआ है, यानी यह वह सिंबल दिख रहा है जहां पे आपको कोई मेल भेजा गया है, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, यानी मेल का उत्तर देना। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, मेल का उत्तर देना, ऑप्शन बी मेल का उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो यूजर अकाउंट इसमें दो प्रकार के हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या होता है कि आपको कंप्यूटर में मेन कोई भी तकनीकी चीजों का बदलाव करना हो तो एडमिन से पासवर्ड से ही आप उस यूजर में जाके उसमें कुछ चीजें ऐसी टेक्निकल चीजें बदलाव कर सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड अकाउंट आप किसी भी नाम से, फैमिली मेंबर के नाम से रख सकते हो। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो ये भी एक ईमेल भेजने का ही प्रोसेस है, जिसमें किसको ईमेल भेजना है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 2 में, जिसको भेजना उसका एड्रेस आएगा। सीसी में उसकी कार्बन कॉपी, किस किस को और मिलना चाहिए उसका एड्रेस है। बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये कंपोजिंग और मेल भेजना, ऑप्शन डी सही है। इसमें कंपोजिंग मतलब मेल तैयार करना, तैयार करके भेजा जाएगा, ये उसका विकल्प है, ऑप्शन डी सही है, कंपोजिंग और मेल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, दिए गए चित्र में किस प्रक्रिया को दर्शाई गई है। तो इस प्रक्रिया में आप देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऐप्स के अंदर आप देखो तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है ग्रीन बॉक्स, इसमें अनइंस्टॉल लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आप अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, जैसे आप मोबाइल में भी देखते हैं अनइंस्टॉल करना मतलब उस प्रोग्राम को हटाना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा रहा है, यानी किसी पहले से जो मौजूद विंडोज में जो प्रोग्राम है उसको हम कंप्यूटर से हटाने के लिए अनइंस्टॉल ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में प्रश्न है। तो इसमें देखिए विंडोज के अंदर दो तरीके हैं, एक तो आप सेटिंग ऐप के द्वारा आप जा सकते हो और दूसरा है कंट्रोल ऐप, कंट्रोल पैनल के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप दोनों के द्वारा आप इस विकल्प, दोनों विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए सही है, दोनों तरीकों से पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में प्रयोग किया जाता है। इसमें है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो है वो बिजनेस ईमेल के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से कंट्रोल पैनल और सेटिंग विकल्प का उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसमें इसकी सेटिंग के बारे में दिखाया था, इसमें जो तीनों सेटिंग है वो गलत है, ऑप्शन बी वाला सही है, दिए गए में से कोई नहीं, मतलब इसमें कोई भी सेटिंग प्रॉपर नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, दिए गए में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आपको चित्र दिया गया आउटलुक का, तो इसमें क्या दर्शाया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस। आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस का मतलब होता है आउटलुक प्रोग्राम जब खुलता है तो इस टाइप से पहली विंडो आती है, तो ये आउटपुट के शुरू होने का प्रोसेस है, यानी आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं, क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री को रिस्टोर करना, दोनों विकल्प सही है, यानी रिकवरी प्रोसेस से आप ये दोनों चीजें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है। इसमें ऑप्शन ए सही है, दो से अधिक अकाउंट बना सकते हैं, मतलब आप जो भी यूजर के लिए अकाउंट बनाना चाहो विंडोज में, यानी एक ही कंप्यूटर को अगर आप ऑफिस में घर में एक से ज्यादा व्यक्ति ऑपरेट कर रहे हो तो दो से अधिक आप अकाउंट इसमें बना सकते हो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। तो इसी प्रकार से आज के वीडियो में हमने दोनों असेसमेंट लिए। तो ये था हमारा वीडियो आज का, जो आपने देखा, आपको बहुत सारी जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ मिली होगी, और आगे भी हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको इसमें चाहिए कि सिलेबस की डिटेल स्टडी क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें, क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। हम आपको इसमें वीडियो नए नए देते रहेंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम दे सकते हो। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल बटन दबाइए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल के मिलते रहे। आपका प्रेम प्रमुख, धन्यवाद।